हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आर के चौहान और इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक। यानी कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और यहाँ पर आकर के उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया था, है ना। उनके बारे में इस पार्ट में अपन जानने का प्रयास करेंगे। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। इससे पहले अपन ये जानेंगे कि पुर्तगाल के निवासी थे ना वास्को डी गामा ने 1498 में समुद्री मार्ग के द्वारा भारत की खोज करी थी। ये सब आप जानते हैं कि ये 1498 में आए थे। केरल के कालीकट बंदरगाह पर आए थे, है ना। कालीकट बंदरगाह पर आए थे और वहाँ का जो शासक था, राजा था, उस समय में था जेमोरियन। कौन था? जेमोरियन ने उनका स्वागत किया, उसका अभिनंदन किया था और जब ये वापस गया तो अपने साथ में बहुत सारा मसाला लेकर के गया था, जिससे उन्होंने 60 गुना मुनाफा कमाया था। तो उसके बाद में इंग्लैंड के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी के अंदर। कब होती हैं? 1600 ईस्वी के अंदर होती हैं। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में होती हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी है जो पूर्व में व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त कर लेती हैं और समुद्री मार्ग के द्वारा ये भारत में आती हैं। अब सब जानते हो कि अगस्त 1608 के अंदर कैप्टन हॉकिंस है ना, प्रथम जो अंग्रेज अधिकारी आता है भारत में व्यापार करने के लिए, वो था कैप्टन हॉकिंस। 1608 में आता है और ये सूरत में आता है। सबसे पहले कहाँ आता है? सूरत के अंदर आता है और अपना लंगर वहाँ पर डाल देता है और ये जहांगीर से अनुमति लेने की कोशिश करता है, लेकिन उस टाइम में इनको अनुमति नहीं मिलती है। फिर 1615 के अंदर सर टॉमस रो आता है। कौन आता है? सर टॉमस रो। कौन आता है? टॉमस रो आता है और सर टॉमस रो है जो जहांगीर से अजमेर के अंदर मुलाकात करके भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर लेता है। तो अंग्रेजों से पहले भी यूरोपीय यात्री यहाँ आए थे और उन्होंने यहाँ से व्यापार करना शुरू कर दिया था। उनमें सबसे पहले आए थे पुर्तगाल के बाद में आए थे डच के बाद में आए थे फ्रांसीसियों के बाद में आए थे अंग्रेज। तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं कंपनी का बंगाल में व्यापार शुरू। यानी कि कंपनी ने बंगाल में व्यापार कब से शुरू किया है? अंग्रेजों ने, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री बोले तो उनका गोदाम हुआ करता था, जहाँ पर वो माल वगैरह इकट्ठा करते थे और वहाँ से फिर वो आगे बेचते थे, व्यापार करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री है वो 1651 के अंदर हुगली नदी के किनारे कलकत्ता में स्थापित की गई थी। तो आपको ध्यान में रखना कि अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री थी, यानी कि गोदाम था, उसको कहाँ पर खोला गया था सबसे पहले? तो 1651 के अंदर उन्होंने हुगली नदी के किनारे कलकत्ता में खोला था। और 1698, है ना, देखो समझो कि ये उनकी फैक्ट्री थी, किसकी? अंग्रेजों की। और अब वो क्या करते थे, जो अधिकारी हुआ करते थे, जो भी व्यापारी हुआ करते थे, वो उनको यहाँ आसपास उन्होंने बसाना शुरू कर दिया था। और उन्होंने 1696 के अंदर इनकी किलेबंदी करना शुरू कर दिया। मतलब चारदीवारी लगाना उन्होंने शुरू कर दिया कि भाई अब इसके अंदर कोई दूसरा भारतीय लोग ना आए और उनके काम में कोई दिक्कत ना करे, इसलिए उन्होंने 1696 के अंदर दीवारी लगाना शुरू कर दिया था। औरंगजेब के काल में आपको पता है ना कि औरंगजेब 1658 के अंदर दिल्ली का शासक बना था और ये 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसी के टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि 1698 के अंदर, कब? 1698 के अंदर कंपनी के अधिकारियों ने
पैसे दे करके, लालच दे करके, रिश्वत दे करके उन्होंने 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली थी। कितने गांवों की? 3 गांवों की जमींदारी खरीद ली थी। कौन कौन से 3 गांव थे? एक का नाम था कालीकता, एक का नाम था गोविंदपुरा और एक का नाम था सुतानती। यानी कि औरंगजेब के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको पैसे वैसे खिला करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन 3 गांवों की उन्होंने ज़मींदारी खरीद ली थी कि भाई यहाँ की जो यहाँ पर हैं, जो अब ये कर वसूलने का कार्य है जो हम करेंगे और इसके बदले में आपको जो भी पैसा है देना है वो हम आपको देंगे। तो ये कार्य उन्होंने कब से ज़मींदारी कब खरीदी थी उन्होंने? 1698 में। कौन कौन से गांव थे? कालीकता, गोविंदपुरा और सुतानती, 3 गांवों की उन्होंने जागीर खरीदी थी। और साथ ही इतना ही नहीं, उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से, किससे? औरंगजेब से बिना शुल्क चुकाए इन 3 गांवों में व्यापार करने की फरमान यानी कि सही आदेश प्राप्त कर लिया कि यहाँ पर है जो आप बिना शुल्क चुकाए ही यहाँ पर आप व्यापार कर सकते हो। अब उन्होंने व्यापार करने से लेकर के युद्ध तक किया। अब वो व्यापार करते करते युद्ध तक कैसे पहुंचे? देखो, बंगाल का पहला नवाब तो था मुर्शिद कुलीन खान। कौन था? मुर्शिद कुलीन खान, जो कि 1717 से 1727 तक था। उसके बाद अलीवर्दी खान बना था। अलीवर्दी खान ने, ये नीचे लिखा मैंने, देखो 1756 के अंदर अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। कौन बनता है? सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी? बंगाल के अंदर बिना व्यापार शुल्क दिए व्यापार कर रही थी। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि सिराजुद्दौला के जो राज्य की इनकम थी ना, उसमें कमी आने लगी। उसमें जब कमी आने लगी तो सिराजुद्दौला ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से कि नहीं भाई साहब, आप अगर हमारे राज्य के अंदर आप अगर यहाँ पर व्यापार करोगे तो हमारे को शुल्क देना पड़ेगा। अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको ये जो कर नहीं देंगे, क्योंकि हमने मुगल बादशाह औरंगजेब से अनुमति प्राप्त कर ली थी। अब देखो, वो तो 1707 में, औरंगजेब तो 1707 में मर गया था और ये टाइम है 1757 का, यानी कि उसके 50 साल बाद की बात है। अब सिराजुद्दौला उनको परेशान करने लगता है और बोलता है कि आप हमारे को टैक्स दो। रॉबर्ट क्लाइव ने मना कर दिया कि हम आपको कोई टैक्स नहीं देते हैं। तो इसी कारण उनके बीच में प्लासी का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध। कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। किन किन के मध्य? सिराजुद्दौला और अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। रॉबर्ट क्लाइव इस युद्ध में जीत गए थे और सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गए थे। अब इस युद्ध में सिराजुद्दौला क्यों हारा था? इसका एक कारण था कि इनके सेनापति थे मीर कासिम। कौन थे? मीर कासिम ने, अंग्रेजों ने क्या किया, छल कपट से, धोखे से इसको क्या, मीर कासिम को बोला, सॉरी मीर जाफर को बोला कि तुम ये जो युद्ध में भाग मत लेना, हम सिराजुद्दौला को मार करके युद्ध में हरा करके हम हैं जो आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। इस कारण से मीर जाफर ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। इस कारण सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गए थे और अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब मीर जाफर ने, देखो मीर जाफर से पहले देखो, अब इस युद्ध में, युद्ध से पहले की घटना देखो, प्लासी के युद्ध से पहले की घटना देखो कि सिराजुद्दौला ने क्या किया। अपने 30,000 सैनिकों के साथ में कासिम बाजार में स्थित जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी
गोदाम था उस पर हमला कर दिया और जो अधिकारी थे उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद में वो कलकत्ता जाते हैं और कलकत्ता पर भी अधिकार कर लेते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव और ये जो अन्य जो अधिकारी थे वो मद्रास से सेना बुलाते हैं और प्लासी का युद्ध होता है। उस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो जाती है ना। आगे प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने धोखा दे दिया, क्योंकि उसको बोला अंग्रेजों ने कि भाई हम है जो आपको बंगाल का नवाब बनाएंगे। इस लालच में आकर के मीर जाफर ने प्लासी के युद्ध में भाग नहीं लिया और सिराजुद्दौला हार गया था। कंपनी ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, लेकिन मीर जाफर भी उनसे कर लेने की बात करी थी कंपनी से, तो कंपनी वालों ने फिर मीर जाफर को हटा दिया और मीर कासिम को बनाया। अब राजा बंगाल का नवाब किसको भी बनाओ, सबको क्या चाहिए? पैसे। राज्य की इनकम में अगर बढ़ोतरी नहीं होगी, इनकम अगर घटेगी तो फिर राज्य में विकास कैसे होगा? इसीलिए नवाब किसको भी बनाओ, सब किसकी बात करते हैं? कर टैक्स लेने की बात करते हैं। और अंग्रेज अधिकारी बोलते हैं कि भाई हम कोई भी टैक्स नहीं देंगे। इस कारण युद्ध छिड़ता है और मीर कासिम को नवाब बनाते हैं और मीर कासिम है जो अंग्रेजों के साथ में युद्ध करता है। अब कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को होता है। किसके बीच में? अंग्रेज अधिकारी हेक्टर मुनरो के साथ और बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय। औरंगजेब के बाद में बहादुर शाह जफर के बाद में शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक बनता है। और इनके समय में इन तीनों ने मिलकर के युद्ध किया था हेक्टर मुनरो के साथ में। फिर भी ये तीनों लोग इस युद्ध में हार जाते हैं और हेक्टर मुनरो की जीत हो जाती है। देखो प्लासी का युद्ध तो क्या है, एक छल कपट धोखे के साथ में जीत गए थे, लेकिन ये अंग्रेजों की वास्तविक जीत थी। इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं हुआ था। या फिर दो राज्य के नवाब और दिल्ली के शासक मिलकर के भी अंग्रेजों को नहीं हरा पाए, तो अंग्रेज अपने आप को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझने लग गए थे। देखो बक्सर के युद्ध के बाद पुनः मीर जाफर को नवाब बनाया गया था, क्योंकि मीर कासिम तो इस युद्ध में मारा गया था और फिर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया था। और 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, यानी कि 1 साल के अंदर वो मर जाता है। अब 1765 में ही कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई थी। अब देखो पहले तो 1698 में क्या मिली थी? उन्होंने जमींदारी खरीद ली थी। उन्होंने क्या खरीदी? जमींदारी खरीद ली थी। अब उनको है जो 1765 के अंदर बंगाल की दीवानी मिल रही है, यानी दीवानी या कर वसूलने का उसको पूरे बंगाल पर मिल गया। पहले तो सिर्फ 3 गांवों के अंदर ही था 1498 के अंदर तो, पर अभी है जो इनको पूरे बंगाल की दीवानी प्राप्त हो रही है। कब हो रही है? 1765 में। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है तो रॉबर्ट क्लाइव क्या कहते हैं कि अब हमें ही बंगाल का नवाब बनना पड़ेगा, क्योंकि वो बंगाल का नवाब किसको भी बनाते हैं, जिसको भी बनाता है वो सब कर लेने की बात करते हैं और अंग्रेज उनको कर देना नहीं चाहते हैं। देखो बंगाल के नवाबों का सही क्रम है, जो बंगाल के नवाब बने हैं उनमें से उनका सही क्रम है। ये क्वेश्चन क्या एग्जाम में बार बार आता, तो मैंने भी लिख दिया है ना। मुर्शिद कुलीन खान, अलीवर्दी खान, फिर उसके बाद में सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध में हार जाता है। फिर मीर जाफर को बनाते हैं। मीर जाफर भी टैक्स लेने की बात करता है, तो इसको हटा करके मीर कासिम को बनाता है। मीर कासिम बक्सर का युद्ध लड़ता है, युद्ध में मारा जाता है और फिर मीर जाफर को वापस दोबारा बनाया जाता है। रॉबर्ट क्लाइव जो कि बंगाल का पहला गवर्नर बना था। रॉबर्ट क्लाइव भारत 1743 में आया था और भारत से गया था 1767 के अंदर। जब ये वापस गया था तब इसके पास में 4,01,102 पाउंड ले गया था।
यानी कि ये बहुत सारा पैसा लेके गया था। तो ब्रिटिश संसद में इसके ऊपर भ्रष्टाचार का मुकदमा चला था, आरोप लगाए गए थे इसके ऊपर। तो रॉबर्ट क्लाइव है जो अंत में उन्होंने 1774 के अंदर आत्महत्या कर लेता है। अगला देखो, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि। देखो आपसे अगर ये पूछे ना कि सहायक संधि के जनक कौन है, सहायक संधि के जनक कौन है, तो फ्रांसीसी डुप्ले है। कौन है? फ्रांसीसी डुप्ले हैं, ध्यान रखना। लेकिन जो कंपनी के तहत सहायक संधि किसने करी थी, वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। कौन? लॉर्ड वेलेस्ली थे, उन्होंने सहायक संधि करी थी। और सहायक संधि के तहत सर्वप्रथम शिकार कौन हुआ था? हैदराबाद का नवाब हुआ था। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि थी कि भाई आपके राज्य में अंग्रेज एक फौज रखेंगे और उस फौज का खर्चा है जो राजा देगा। कौन देगा? राजा देगा। इस तरह की संधि थी। फौज का खर्चा टाइम पर नहीं देने पर राज्य हड़प लिया गया था। किससे? अवध से। अवध से में कब छीना गया था? 1801 में। और हैदराबाद का कुछ भाग भी छीन लिया गया था। देखो नोट डाल के लिखा है मैंने कि नोट, बक्सर के युद्ध के बाद कंपनी ने रियासतों में अपना एक रेजिडेंट रखना शुरू कर दिया था। आपको पता है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 के अंदर। उसके अंदर बंगाल का नवाब मीर कासिम था और अवध का नवाब सुजाउद्दौला था और दिल्ली का शासक शाह आलम थे। ये हार गए थे उस युद्ध में। तो अंग्रेजों ने प्रत्येक रियासत में क्या किया, उन्होंने जहाँ उन्होंने सहायक संधि करी थी ना, वहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, एक एक रेजिडेंट रखना शुरू कर दिया। रेजिडेंट यानी कि एक अंग्रेज अधिकारी रखना शुरू कर दिया था, जो कि कंपनी के फायदे के लिए ध्यान रखता था, कंपनी के हितों को ध्यान में रखता था और राजा के शासक के ऊपर नियंत्रण रखता था। यानी कि राज्य के आंतरिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में वो हस्तक्षेप करता था। और अगली वीडियो में अपन पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में, है ना, जिसको शेर-ए-मैसूर कहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।